हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री भाई अनुराग सिंह पर। तो दोस्त, फिर से एक नए एपिसोड का आगाज हो चुका है और इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड को या न्यूक्लिक अम्ल को। तो जो आपके 2023 से 2023 में पूछे गए पिछले सत्र में प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस एपिसोड में मिलने वाले हैं। तो आप सभी से आग्रह है, यदि आप चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या इस पहले एपिसोड को न्यूक्लिक एसिड के। और न्यूक्लिक एसिड के पहले एपिसोड में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल शब्द का उपयोग किसने किया और इसका नामकरण कैसे न्यूक्लिक अम्ल हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत जब होती है तो इसमें यह आता है कि न्यूक्लिक अम्ल शब्द का जो उपयोग किया करने वाले वैज्ञानिक था, उनका नाम क्या था, मिसर था। कहीं कहीं माइखर लिखा है, जबकि उनका स्पेलिंग जो होता है MEISCHER होता है। विषय चाहे मिसर पढ़िए चाहे आप माइखर पढ़िए, इंग्लिश वर्ड में तो आपके सेम ही होते हैं। अर्थात न्यूक्लिक अम्ल शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मिसर या माइखर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने सबसे पहले किससे प्राप्त किया था, तो सर्वप्रथम इन्होंने कोशिकाओं के पस या मवाद से एक यौगिक को प्राप्त करते हैं, कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करते हैं, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, न्यूक्लिन रखा। फिर इसके बाद उसमें उन्होंने क्या देखा कि इसमें एक फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लिन का नाम बदल के इन्होंने क्या रख दिया, न्यूक्लियोप्रोटीन रख दिया। और 1872 ईस्वी में मिसर नामक वैज्ञानिक ने शुक्राणुओं के शीर्ष से एक अम्लीय यौगिक को प्राप्त करते हैं। कितने सन में, 1872 ईस्वी में। कौन, मिसर नामक वैज्ञानिक कहां से, शुक्राणुओं के शीर्ष से एक अम्लीय यौगिक को प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रोलेमीन। अर्थात जब शुक्राणु के शीर्ष से एक अम्लीय यौगिक प्राप्त होता है तो उसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया इन्होंने, और इसी को साथ में एक दूसरे नाम से भी पुकारा। दूसरा नाम क्या था, प्रोलेमीन था। इसके बाद अगर हमें न्यूक्लिक अम्ल का प्रमुख स्रोत जानना होगा, या न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो प्रमुख रूप से कहां से प्राप्त होता है, तो इसके लिए याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसका प्रमुख स्रोत थाइमस ग्रंथि होता है। आइए इतनी चीजें हम लोग लिखित रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका हेडिंग होगा और हेडिंग में लिखा गया क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल शब्द का उपयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा मिसर या माइखर नामक वैज्ञानिक ने, और स्पेलिंग क्या था, MEISCHER था। इसके बाद सर्वप्रथम इसे किससे प्राप्त किया गया था, इसे कोशिकाओं के पस अर्थात मवाद से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे न्यूक्लिन नाम दिया गया। न्यूक्लिन नाम दिया गया। लेकिन इसी में एक चीज और निकल के आती है, इसमें क्या देखा गया कि इसमें अर्थात न्यूक्लिन में एक फास्फोरस युक्त यौगिक पाया जाता है, इसलिए इसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहा गया। लेकिन तीसरा स्टेप आता है क्या, लेकिन 1872 ईस्वी में कौन, मिसर नामक वैज्ञानिक ने इसे, यहां से डायरेक्ट क्या, मिसर नामक वैज्ञानिक ने शुक्राणुओं
के शीर्ष से एक अम्लीय यौगिक को प्राप्त करते हैं, एक अम्लीय यौगिक को प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लिक अम्ल या प्रोलेमीन कहते हैं। तो जो चीजें अभी मैंने आपको बताया था वही चीज हमने लिखा भी है कि न्यूक्लिक अम्ल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग मिसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सर्वप्रथम इन्होंने कोशिकाओं के पस या मवाद से एक यौगिक प्राप्त करते हैं जिसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन रखा। फिर इन्होंने न्यूक्लिन में क्या देखा कि एक फास्फोरस युक्त अकार्बनिक यौगिक पाया जाता है, इसलिए इन्होंने न्यूक्लिन नाम बदलकर इसका नाम न्यूक्लियोप्रोटीन रखा। और 1872 ईस्वी में मिसर नामक वैज्ञानिक ने ही शुक्राणुओं के शीर्ष से एक अम्लीय यौगिक को प्राप्त करते हैं जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, न्यूक्लिक अम्ल रखा, या इसी को इन्होंने प्रोलेमीन कहा। फिर इसी के बाद उन्होंने क्या बताया कि यदि हमें न्यूक्लिक अम्ल प्राप्त करना होता है तो उसका प्रमुख स्रोत कौन है, तो थाइमस ग्रंथि होता था। ये वो भी प्रमुख चीज इसमें देख लेते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत थाइमस ग्रंथि होता है। प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत जो होता है वह क्या होता है, थाइमस ग्रंथि होता है। अब अगली चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अगली हेडिंग होगा क्या, न्यूक्लिक अम्ल का गुण। न्यूक्लिक अम्ल का गुण हम लोग देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग अम्ल क्यों कहते हैं, याद रखिएगा, इसमें फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। दूसरी चीज, यह प्रोटीन में किस प्रकृति के रूप में उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा अम्लीय प्रकृति के रूप में उपस्थित होता है। इसी कारण से यह तनु क्षार में क्या होता है, विलेय होता है, जबकि तनु अम्ल कार्बनिक यौगिक और आपके जल में क्या होता है, अविलेय होता है। और अगला होता है कि यह किससे मिलकर बना हुआ, किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो यह मिलकर बना हुआ कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और फास्फोरस युक्त तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसी से शुरुआत करते हैं कि इस यौगिक का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। तो वही चीज आपका लिखने जा रहा है कि इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से मिलाकर किया गया है, इसका मतलब कौन, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस तत्व को जब हम मिलाते हैं तो इससे जो हमें यौगिक प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। दूसरा, यह प्रोटीन में अम्लीय प्रकृति के रूप में उपस्थित होता है, अम्लीय प्रकृति के रूप में उपस्थित होता है। इसी के बाद तीसरा आता है, अब यह अम्लीय रूप में क्यों होता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा
अधिक होती है। अब फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण यह क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अगला होता है यह तनु क्षारों में विलेय होता है। इसके बाद पांचवा होता है यह तनु अम्ल जल व कार्बनिक यौगिकों में या विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। अविलेय होता है। और लास्ट होता है छठवां, जैव तंत्र में न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। जैव तंत्र में न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। इसमें पहला कौन होता है, दूसरा कौन होता है? तो पहला होता है आपका RNA और दूसरा होता है DNA। अब RNA किसे कहते हैं, तो इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और इसका नाम होता है क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये रहा आपका क्या न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। और इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल का प्रमुख गुण क्या है, तो प्रमुख गुण आपको बताया गया। सबसे पहले हम लोग लिखित रूप में जो लिखे हैं वो देख लीजिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस से मिलाकर किया गया है। इसके बाद यह प्रोटीन में अम्लीय प्रकृति के रूप में उपस्थित होता है। अब ये अम्लीय प्रकृति के रूप में क्यों उपस्थित होता है, इसका कारण भी बताया गया, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसी कारण से यह तनु क्षार में क्या होता है, विलेय होता है, जबकि यह तनु अम्ल जल और कार्बनिक विलायकों में या कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, तो अविलेय होता है। इसके बाद बताया गया कि यह जैव तंत्र में जो होता है वह दो रूपों में पाया जाता है। किन किन रूपों में, आरएनए के रूप में पाया जाता है और किस रूप में पाया जाता है, डीएनए के रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि आरएनए का पूरा नाम बताइए, डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो याद रखिएगा आरएनए का नाम क्या होता है, आर का मतलब होता है राइबो, एन का मतलब होता है न्यूक्लिक और ए का मतलब होता है एसिड। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसी प्रकार से डीएनए का नाम क्या होता है, तो डी का मतलब डीऑक्सी, आर का मतलब राइबो और वहां पर डीएनए होता है तो डीऑक्सी राइबो हो जाएगा। एन का मतलब न्यूक्लिक होगा, ए फॉर एसिड होगा, इसलिए डीएनए का पूरा नाम क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। वही चीज आपका यहां पर लिखा गया है कि जैव तंत्र में न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, पहला आरएनए होता है, दूसरा डीएनए होता है, जिनमें आरएनए को राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं और डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किन किन यौगिकों से मिलकर हुआ है और उनमें कौन कौन पाए जाते हैं। तब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या डीएनए में कौन कौन पाया जाता है या डीएनए का निर्माण कैसे हुआ और आरएनए का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले इतनी चीजें आप देख लीजिए, फिर इसके बाद जस्ट हम लोग देखेंगे क्या न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किन किन यौगिकों से हुआ है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कैसे हुआ है। तो याद रखिएगा कि चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो या न्यूक्लिक अम्ल हो, तीनों किससे मिलकर बने हुए हैं, तीन यौगिकों से मिलकर बने हुए हैं।
वो 3 यौगिक कौन कौन है? तो एक होता है आपका पेंटोज शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा होता है फास्फोरिक अम्ल। अर्थात चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, उनमें एक कॉमन यौगिक पाया जाता है। कॉमन यौगिक कौन होता है? तो याद रखिएगा फास्फोरिक अम्ल होता है। जबकि डीएनए या आरएनए बनेगा, इस चीज का निर्धारण 2 यौगिक करते हैं, एक नाइट्रोजनी क्षार करता है, दूसरा कौन करता है? पेंटोज शर्करा करता है। अब ये दोनों कैसे डीएनए और आरएनए को निर्धारित करते हैं, यही चीजें हम लोग इस संरचना में देखने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण। तो हेडिंग आपका लिख रहे हैं क्या? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण। अब जो ये न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ है वह क्रमशः 3 चीजों से, जिसमें एक क्या होता है? पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा होता है। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आपका होता है क्या? नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है आपका फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। इन्हीं 3 यौगिकों की सहायता से क्या किया गया? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किया गया। किससे किससे? पेंटोज शर्करा से, और नाइट्रोजनी क्षार से, और फास्फोरिक अम्ल से। जिनमें फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले हम फास्फोरिक अम्ल का सूत्र लिख लेते हैं। और क्या होता है? H3PO4 होता है। अर्थात फास्फोरिक अम्ल किसे कहते हैं? H3PO4 को ही हम लोग क्या कहते हैं? फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? एक राइबोज शर्करा होता है, दूसरा क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। अब किसको राइबोज शर्करा कहते हैं, किसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं, हम लोग यही सबसे पहले देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या? पेंटोज शर्करा के प्रकार। पेंटोज शर्करा जो होता है वह आपका 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है? राइबोज शर्करा, और दूसरा होता है क्या? तो यहां पर ऐसे लिखा जाता है डी राइबोज शर्करा, और यहां पर क्या लिखा जाता है? D2 राइबोज, D2 डीऑक्सी लिख लीजिएगा, D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो जो पेंटोज शर्करा होता है उसमें 2 तरह के शर्करा पाए जाते हैं। एक राइबोज शर्करा होता है, दूसरा क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। अब जो ये शर्करा होता है, इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र से ही पहले पहचान हो जाएगी। इसका सूत्र क्या होता है? C5H10O5 होता है। जबकि इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C5H10O4 होता है। अर्थात पेंटोज शर्करा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 5 कार्बन उपस्थित होते हैं। 5 कार्बन के उपस्थिति के कारण ही इसका नाम क्या रखा जाता है? पेंटोज शर्करा रखा जाता है। लेकिन जब ये 5 कार्बन उपस्थित होते हैं तो इनमें ऑक्सीजन की संख्या जो होती है वह क्रमशः 5 होती है और एक 5 से कम हो जाती है। यदि 5 रहती है तो उसे हम लोग राइबोज शर्करा कहते हैं, ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या। और यदि 5 से कम हुआ अर्थात 4 हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। तो वही चीज यहां पर लिखा गया कि पेंटोज शर्करा जो होता है वह 2 प्रकार का, एक राइबोज शर्करा होता है जिसे डी राइबोज शर्करा कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं? D2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। दोनों का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C5H10O5 होता है, जबकि इसका सूत्र क्या होता है? C5H10O4 होता है। और O4 होने का मतलब ही क्या है? तो डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब कमी, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहीं पर हम लोग क्या शब्द जोड़ देते हैं? डीऑक्सी जोड़ देते हैं। जबकि इसके पहले इसका नाम क्या था? राइबोज शर्करा था।
लेकिन एक ऑक्सीजन परमाणु कम हुआ, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा हो जाता है। फिर इसके पहले D2 लिखा गया। D2 लिखने का मतलब क्या है, D का मतलब यहां पर जितने भी परमाणु या परमाणु समूह आपके होंगे वो दाएं साइड होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, D कहते हैं। लेकिन यहां पर जो ऑक्सीजन की कमी हुई वह किस कार्बन पर होता है, दूसरे कार्बन पर होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, D2 डीऑक्सीराइबोस शर्करा। अर्थात 5 कार्बन तो बनाएंगे लेकिन दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, D2 डीऑक्सीराइबोस शर्करा। आइए इसकी संरचना देख लेते हैं तो आपको पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएंगे। संरचना क्या होगा, तो संरचना में इसका होगा CHO, फिर ये हो जाएगा क्या, OH, और ये हो जाएगा H, फिर ये हो जाएगा क्या, OH, ये हो जाएगा H, फिर ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा H, और लास्ट में क्या आ जाएगा, CH2OH। देख सकते हैं कि जितने भी OH है सब दाएं साइड है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, डी राइबोस क्या शर्करा, डी राइबोस शर्करा। जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो इसका भी शुरुआत CHO से ही होता है, लेकिन C के बाद अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर क्या हो गया, यहां देख रहे हैं यहां ऑक्सीजन था, जबकि यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, और ऑक्सीजन कम हुआ इसीलिए क्या लिखा जाता है, डीऑक्सी, और कम कहां हुआ था, दूसरे कार्बन पर, इसीलिए D2 डीऑक्सी। अब बाकी 5 कार्बन है तो इसे हम राइबोज या पेंटोज शर्करा तो कहेंगे ही। इसीलिए यहां पर अब बाकी संरचना आप देखेंगे तो सेम ही रहेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहां पर OH, और ये हो जाएगा H, यहां पर हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा H, और लास्ट में क्या हो जाएगा, CH2OH। और इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है D2 डीऑक्सीराइबोस शर्करा, D2 डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। तो दोनों के संरचना के आधार पर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसको हम लोग डीऑक्सी कहते हैं, किसको राइबोस कहते हैं। तो पहले डीएनए और आरएनए को पेंटोज शर्करा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यदि राइबोस शर्करा होता है तो आरएनए बनता है, लेकिन यदि डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो यहां पर डीऑक्सी और यहां पर राइबोस, इन्हीं दोनों से ये शब्द आपके डीएनए और आरएनए के लिए गए थे। बाकी अगली जो निर्धारण करने की पद्धति है वो किससे, नाइट्रोजनी क्षार से। अब नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वह क्रमशः 2 प्रकार का होता है। अब जो ये नाइट्रोजनी क्षार होता है वह 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो एक होता है आपका पिरिमिडीन क्षार। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार का, एक होगा क्या, पिरिमिडीन क्षार होगा, और दूसरा होता है क्या, तो दूसरा होता है प्यूरिन क्षार। एक पिरिमिडीन क्षार होगा और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होता है प्यूरिन क्षार। जो पिरिमिडीन क्षार होता है उसमें कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं, तो पिरिमिडीन क्षार में आपके 3 क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से, यूरेसिल, इसके बाद थायमिन और साइटोसिन। यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन यही चीज निर्धारित करते हैं किसको, डीएनए और आरएनए को। अर्थात नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वह डीएनए और आरएनए को निर्धारित करता है। लेकिन नाइट्रोजनी क्षार में कौन निर्धारित करता है डीएनए और आरएनए को, तो याद रखिएगा पिरिमिडीन क्षार निर्धारित करता है। क्यों, क्योंकि प्यूरिन क्षार में क्या पाया जाता है, एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है, जो कि डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। अर्थात आपके डीएनए और आरएनए में एक क्षार कॉमन होता है, वह कौन, प्यूरिन क्षार। प्यूरिन क्षार में कौन कौन पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है 2, एक एडेनिन होता है, दूसरा क्या होता है, ग्वानिन होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्यूरिन क्षार को ही देख लेते हैं। प्यूरिन क्षार जो होता है वह आपका 2 होता है, एक क्या होता है, एडेनिन होता है। एडेनिन होता है जिसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा जो होता है वह ग्वानिन होता है जिसे हम लोग जी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जबकि यहां पर जो आता है आपका पिरिमिडीन क्षार होता है, इसमें पहला क्या आता है, तो पहला आता है यूरेसिल आता है जिसे हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका दूसरा आता है वो क्या आता है, थायमिन आता है,
अब थायमिन जो होता है इसे हम लोग T से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका तीसरा होता है वह क्या होता है, तो वह होता है साइटोसिन होता है, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, अगर यूरेसिल रहा तो आपको क्या मिलेगा, आरएनए मिलेगा, और यदि आपका थायमिन रहा तो आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। अर्थात 4 क्षार पाए जाते हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। 4 क्षार में कौन कौन, एडेनिन, ग्वानिन, तीसरा क्या होता है, साइटोसिन। अर्थात एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है वह तीनों कॉमन होता है, जबकि दो अलग अलग यही दोनों निर्धारित करते हैं डीएनए होगा कि आरएनए होगा। तो उसमें क्या होगा, यदि यूरेसिल रहा तो आरएनए बनेगा, और यदि आपका थायमिन रहा तो क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। हम याद कैसे रखें, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं कि बताइए कि आपके आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है, उसमें से 5 में से कोई 4 आपको दे देगा जो निर्धारित करते हैं आरएनए को, क्योंकि चारों क्षार तो आपको पाए जाते हैं, लेकिन कौन निर्धारित करता है आरएनए को, तो उसमें याद रखिएगा यूरेसिल निर्धारित करता है आरएनए को, और जो आपका थायमिन होता है वह निर्धारित करता है किसको, डीएनए को। याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का तरीका होगा यूरिया से याद रखिएगा, किससे, यूरिया से। यूरिया का मतलब, यू का मतलब होता है यूरेसिल, और रिया का मतलब क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा आरएनए। यूरिया से क्या हो जाएगा, यूरेसिल आरएनए में उपस्थित होता है, इसका मतलब डीएनए में यूरेसिल अनुपस्थित होगा। तो उसमें प्रश्न में यह कहेगा कि डीएनए में कौन सा क्षार अनुपस्थित होता है, तो याद रखिएगा कौन सा, तो होगा आपका यूरेसिल। याद कैसे रखेंगे, यूरिया से। यूरिया का मतलब क्या होता है, यू का मतलब आपका यूरेसिल, और बाकी आपका आरएनए। आरएनए में यूरेसिल जो होता है वह उपस्थित होता है, जबकि डीएनए में यूरेसिल उपस्थित नहीं होता है। तो आज के एपिसोड में आपको इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आपको न्यूक्लिक एसिड को लेकर, जिसमें हम लोग क्या जानेंगे, पहले यही चीज कि न्यूक्लिक अम्ल का जो निर्माण हुआ है वो 3 से हुआ था, किससे किससे, तो पेंटोस शर्करा से हुआ, नाइट्रोजनी क्षार से हुआ, फास्फोरिक अम्ल से हुआ। लेकिन अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूक्लिक अम्ल के सीधे प्रकार देखेंगे अगले एपिसोड में, और वो भी कौन से प्रकार, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए में कौन पाया जाता है और आरएनए में कौन पाया जाता है, इसे स्पेसिफिक करके पहले हम दिखा देंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, डीएनए और आरएनए में अंतर, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यह मात्र आपकी केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि बायोलॉजी में भी कई बार पूछा गया है, इसलिए हम लोग पहले यही 2 चीजें देखेंगे, फिर इसके बाद आपके बचे हुए जो प्रश्न होंगे वो देखेंगे। तो आज के एपिसोड में आपको इतना ही, मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, आभार, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।